संभल दंगों की घटनाएं आज देश की राजनीति और प्रशासन के चेहरे को उजागर करती हैं। यह कोई साधारण दंगा नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी, जिसमें पुलिस और प्रशासन ने अपनी मर्यादाएं तोड़ते हुए न सिर्फ निर्दोषों पर गोलियां चलाईं, बल्कि पूरे समाज को बांटने का काम किया। प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत। जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली का बयान चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा, मेरी आंखों के सामने सीओ गोलियां चला रहा था। सवाल यह है कि क्या पुलिस का काम निर्दोषों की हत्या करना है? क्यों सरकार ने इस घटना पर चुप्पी साध ली है? पुलिस ने न सिर्फ दंगा भड़काया, बल्कि इसे शांत करने के बजाय और बढ़ाया। 5 नौजवानों की शहादत और बेगुनाहों पर FIR। इन दंगों में 5 निर्दोष नौजवान शहीद हुए और प्रशासन ने 2800 लोगों पर 1600 से ज़्यादा FIR दर्ज कर दी। क्या यह न्याय है? क्या सरकार केवल मुस्लिम समाज को अपराधी साबित करना चाहती है? पुलिस की गुंडागर्दी। हर भारतीय ने देखा कि कैसे पुलिस ने निहत्थे लोगों पर सीधी फायरिंग की। यह संविधान और कानून का अपमान है। सवाल यह है कि जब पुलिस ही अपराधियों की भूमिका निभाएगी, तो देश के नागरिकों की सुरक्षा कौन करेगा? मुस्लिम समाज पर बढ़ते अत्याचार। यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले शर्जील इमाम, मुफ्ती सलमान अजहरी और कई अन्य मुस्लिम बुद्धिजीवियों और नेताओं को इसी तरह निशाना बनाया गया। क्या मुस्लिम समाज ने इन अत्याचारों के खिलाफ कोई ठोस आंदोलन किया? क्यों हमें इतना डरा दिया गया है कि हम अपने भाइयों की हिफाजत के लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहे? सरकार की साजिश और धर्म आधारित राजनीति। संभल दंगों के बाद यह साफ हो गया है कि सरकार और प्रशासन ने मिलकर इन घटनाओं को अंजाम दिया। यदि भारत की अदालतें धर्म आधारित राजनीति पर रोक नहीं लगाती, तो देश का भविष्य खतरे में है। धर्म का उपयोग सत्ता पाने का माध्यम बनता जा रहा है और इससे समाज में विभाजन और नफरत बढ़ रही है। झूठे वादे और असली चेहरे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दंगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। यह वही सरकार है जो विकास के नाम पर सत्ता में आई थी, लेकिन अब केवल नफरत और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है। विष्णु जैन की सच्चाई। संभल मस्जिद को मंदिर घोषित करने की याचिका दाखिल करने वाले विष्णु जैन का असली चेहरा सामने आया है। वह गुजरात में हिंदू समुदाय के खिलाफ ही एक धार्मिक स्थल के मामले में केस लड़ रहे हैं। यह साबित करता है कि यह लोग केवल धर्म के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं। संभल हिंसा में मारे गए नौजवानों के परिवारों को 50 लाख का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाए। दोषी पुलिस अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। सांप्रदायिक राजनीति करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। मुस्लिम समाज की भूमिका। आज यह सवाल उठता है कि मुस्लिम समाज आखिर कब तक इन अत्याचारों को सहता रहेगा? हमें याद रखना चाहिए कि हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझा जा रहा है। मुस्लिम समाज को अब अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। हमें अपने अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से संघर्ष करना होगा। एकजुटता का अभाव। मुस्लिम समाज में सबसे बड़ी समस्या एकजुटता की कमी है। संभल की घटना ने दिखा दिया कि जब हम पर अत्याचार होता है, तो हमारा समाज एकजुट होकर आवाज नहीं उठाता। अगर हर मस्जिद, हर मदरसा, हर मुस्लिम संस्था एकजुट होकर इन घटनाओं पर आंदोलन करे, तो सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। शिक्षा और नेतृत्व की कमी। जब तक हमारा समाज शिक्षा और नेतृत्व में मजबूत नहीं होगा, तब तक हमें दबाया जाता रहेगा। हमें पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना होगा और समाज से ऐसे नेता तैयार करने होंगे जो हमारी आवाज को संसद और विधानसभा तक पहुंचा सकें। न्यायपालिका की भूमिका। संविधान और कानून के संरक्षक होने के बावजूद न्यायपालिका की निष्क्रियता ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मामलों में देरी। संभल जैसे मामलों में न्यायपालिका का हस्तक्षेप क्यों नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस हिंसा पर स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया? न्यायपालिका पर दबाव। क्या न्यायपालिका भी अब सत्ता के दबाव में काम कर रही है? यह देश की न्याय प्रणाली और लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। मीडिया की चुप्पी। देश की मुख्यधारा की मीडिया ने संभल दंगों पर चुप्पी साध ली। जब मीडिया को जनता की आवाज बनना चाहिए, तब वह सत्ता की दलाली कर रहा है। पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग। संभल हिंसा पर कुछ चैनलों ने केवल एकतरफा रिपोर्टिंग की और दंगों का ठीकरा मुस्लिम समाज पर फोड़ने की कोशिश की। स्वतंत्र मीडिया की जरूरत। हमें स्वतंत्र मीडिया का समर्थन करना होगा और अपनी बात रखने के लिए सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना होगा। युवाओं की जिम्मेदारी।
मुस्लिम युवाओं को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। केवल नारों और गुस्से से कुछ नहीं होगा। हमें संविधान और कानून का सहारा लेकर अपने हक के लिए लड़ना होगा। संगठित आंदोलन युवाओं को संगठित होकर दंगों और अत्याचारों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए। सोशल मीडिया का सही उपयोग। सोशल मीडिया का इस्तेमाल जागरूकता फैलाने और अपनी बात रखने के लिए करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश। सरकार और कट्टरपंथी ताकतें हमें बांटना चाहती हैं। हमें यह समझना होगा कि हिंदू मुस्लिम एकता ही भारत की ताकत है। साझा आंदोलन। संभल जैसी घटनाओं पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों को मिलकर आवाज उठानी चाहिए। भाईचारे का पुनर्निर्माण। हमें ऐसे प्रयास करने होंगे जो समाज में भाईचारे और सौहार्द को बढ़ावा दें। सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता। मुस्लिम समाज के लिए यह समय अपने भीतर से सशक्त नेतृत्व को उभारने का है। जब तक हमारे बीच से ऐसे नेता नहीं निकलते जो पूरी ताकत और साहस के साथ हमारी आवाज उठा सकें, तब तक हमारी समस्याएं हल नहीं होंगी। नई पीढ़ी को अवसर दें। पुराने नेताओं की विफलता को देखते हुए यह जरूरी है कि नई पीढ़ी को नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी जाए। वे शिक्षा और तकनीक से लैस हैं और आज के दौर की जरूरतों को बेहतर समझते हैं। स्थानीय स्तर पर नेतृत्व। हर गांव, हर कस्बे, हर शहर में नेतृत्व खड़ा करें। स्थानीय मुद्दों को हल करने के लिए एकजुटता के साथ मजबूत नेतृत्व ही हमारी शक्ति बनेगी। आर्थिक सशक्तिकरण। मुस्लिम समाज को अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना होगा। जब तक हम आर्थिक रूप से कमजोर रहेंगे तब तक हमें दबाया जाएगा। स्वरोजगार और व्यवसाय। हमें अपने युवाओं को स्वरोजगार और छोटे व्यवसायों के लिए प्रेरित करना होगा। सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना होगा। सहयोग और भागीदारी। मुस्लिम व्यापारियों और पेशेवरों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। यदि समाज के संपन्न लोग जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता दें तो सामूहिक रूप से हम अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। शिक्षा में निवेश ये सबसे बड़ा हथियार है जो हमें न केवल आत्मनिर्भर बना सकता है बल्कि हमारे अधिकारों के लिए संघर्ष में भी मददगार हो सकता है। गुणवत्ता शिक्षा पर जोर। मदरसे और स्कूलों में आधुनिक शिक्षा का समावेश करें। अंग्रेजी, गणित और विज्ञान जैसे विषयों पर जोर दें। छात्रवृत्ति और कोचिंग। हमें अपनी नई पीढ़ी को आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर जैसे पदों पर लाने के लिए छात्रवृत्ति और कोचिंग की व्यवस्था करनी होगी। राजनीतिक भागीदारी। मुस्लिम समाज को अपने प्रतिनिधित्व को मजबूत करने की आवश्यकता है। लोकतंत्र में भागीदारी। हमें पंचायत, विधानसभा और संसद में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। यह तभी होगा जब हम संगठित होकर सही उम्मीदवार को चुनें। सामूहिक वोटिंग। हमें धर्म और जाति से ऊपर उठकर ऐसे उम्मीदवारों को वोट देना चाहिए जो हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ सकें। ऐतिहासिक योगदान को याद करें। हमें बार बार यह याद दिलाना होगा कि मुस्लिम समाज ने भारत के निर्माण में कितना योगदान दिया है। स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका। स्वतंत्रता संग्राम में मौलाना अबुल कलाम आजाद, अशफाक उल्लाह खां जैसे नेताओं की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। विकास में योगदान। भारत की अर्थव्यवस्था, कला और संस्कृति में मुस्लिम समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमें इन तथ्यों को मुख्यधारा में लाने की जरूरत है। सकारात्मक कदम उठाएं। सिर्फ आलोचना करने से बदलाव नहीं आएगा। हमें अपनी तरफ से पहल करनी होगी। स्थानीय समितियां बनाएं। हर इलाके में स्थानीय समितियां बनाकर छोटे छोटे मुद्दों का हल निकालें। अभियान चलाएं। संभल जैसे मामलों पर न्याय के लिए अभियान चलाएं। पीड़ित परिवारों को कानूनी और आर्थिक मदद दें। वैश्विक मंच पर आवाज उठाएं। मुस्लिम समाज को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात रखनी होगी। मानवाधिकार संगठन। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों को भारत में हो रहे अत्याचारों के बारे में जानकारी दें। सोशल मीडिया पर दबाव बनाएं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए दुनिया भर में इन मुद्दों को उठाएं। संभल की घटना एक चेतावनी है कि अब समय आ गया है जब मुस्लिम समाज को अपनी स्थिति बदलने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। खामोशी और डर से कुछ नहीं बदलेगा। हमें लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीकों से अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। अगर हम आज नहीं जागे तो कल हमारी पहचान मिटा दी जाएगी। हमें अपने हक, सम्मान और अस्तित्व के लिए एकजुट होना होगा। यह संघर्ष सिर्फ हमारा नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा।